हमारी इन्वेस्टमेंट हमें कम से कम 5 साल के लिए तो करनी ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम इन्वेस्ट करें और उसको 5 साल के लिए बिल्कुल भी छोड़ दें। तो ऐसे में हमें हर साल हमारी इन्वेस्टमेंट को रिविज़िट करना ज़रूरी हो जाता है, या फिर समझो साल के शुरुआत में जैसे हम कुछ संकल्प करते हैं, वैसे समझो नए संकल्प के साथ हम इन्वेस्टमेंट का संकल्प करते हैं। तो फिर ये 2026 में समझो आप आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को रीडिज़ाइन कर रहे हो या फिर नए तरीके से डिज़ाइन कर रहे हो, तो फिर ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो डिजाइन करते समय हमें डाइवर्सिफिकेशन रखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसीलिए जब भी हम लार्ज कैप की तरफ जाते हैं तो वहाँ के जो म्यूचुअल फंड्स है वहाँ पे रिस्क कम होती है, और अगर स्मॉल कैप की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे रिस्क हाई होती है। लेकिन ये दोनों के बीच में जो मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो हमारे लिए एक मॉडरेट रिस्क के साथ एक बैलेंस तरीके से हमारा पोर्टफोलियो डिजाइनिंग में मदद करते हैं। आज ऐसे ही टॉप के 5 मिड कैप फंड्स की बात करेंगे जो हमें हमारे पोर्टफोलियो डिजाइन में जरूर मदद करेंगे। या फिर अगर समझो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है तो वहां पे भी आप ये फंड्स के जरिए जरूर ये सोच सकते हैं कि कहीं पे रीडिजाइनिंग की जरूरत है क्या। जो बेसिक स्क्रीनिंग है उसके अनुसार ऑलरेडी स्क्रीनिंग करके ये 5 फंड्स में आपके लिए लेके आया हुआ हूँ। इन सभी को हम आगे जाके कंपेयर करते हैं और देखते हैं ऐसा कोई फंड है क्या जो आपके पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल हो। हम आगे बढ़ते समय इस तरीके से आगे बढ़ेंगे कि हर फंड का ओवरव्यू देखेंगे, साथ ही में फिर उसके जो भी पैरामीटर्स है उसके अनुसार उनको स्टार रेटिंग देंगे, और जिसकी भी स्टार रेटिंग सबसे ज़्यादा हो या कम हो उसके अनुसार उसकी रैंकिंग भी करेंगे। ये हमें परफेक्ट म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए ज़रूर मदद करेगा। तो जो भी शॉर्ट लिस्टेड फंड है उसमें से जो पहला हमारे डिस्कशन के लिए फंड आ रहा है वो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड है। ये फंड का एयूएम आप देखोगे तो 41,000 करोड़ रुपीज से भी ज्यादा है। ये फंड का एक खास बात ऐसे है कि आज जो भी फंड हम डिस्कस करेंगे उसमें से सबसे ओल्डेस्ट फंड यही है जो आप देख सकते हो कि 30 साल तक अभी मार्केट में परफॉर्मेंस दे चुका है। इसका अगर आप इंसेप्शन देखोगे तो वो सितंबर 25 1995 का दिखाई दे रहा है। इसका आप बेंचमार्क देखोगे तो मिड कैप का ही निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई यहाँ पे हमें इसका बेंचमार्क नजर आ रहा है। ये फंड की खासियत ऐसी है कि ये फंड की जो स्ट्रेटेजी है वो बाय एंड होल्ड टाइप की स्ट्रेटेजी है, और इसीलिए ये फंड में जो भी स्टॉक्स रहते हैं वो बहुत समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, और इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा बार स्टॉक की खरीदी बिक्री हमें नहीं दिखाई देती, और वही हमें इसके टर्नओवर रेशो में रिफ्लेक्ट भी करता है जो हमें 6% का दिखाई देता है। फंड का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए अगर हम इसको इसके कैटेगरी में परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं तो फिर इसने हमेशा उसके कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को पीछे छोड़ा हुआ नजर आ रहा है। अभी ये फंड के बाद हम जो दूसरा फंड डिस्कस करने वाले हैं वो है एचडीएफसी मिड कैप फंड। ये फंड का आप अगर एयूएम देखोगे तो आज हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं उसमें से सबसे ज्यादा एयूएम इसी फंड का है। ये फंड का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो फिर वो जैसे निप्पॉन था उतना ओल्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसने 18 सालों से ज्यादा समय मार्केट में परफॉर्मेंस दिखाई हुआ देता है। अगर देखें तो इसकी जो लॉन्च थी वो 2007 मई मंथ की हमें दिखाई देती है। इसका बेंचमार्क भी हमें निप्पॉन की तरह ही निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई नजर आता है। ये फंड की भी खास बात ऐसे ही है कि ये भी निप्पॉन की तरह ही बाय एंड होल्ड टाइप की स्ट्रेटेजी में बिलीव करता है, इसीलिए ये एक स्टेबल परफॉर्मेंस भी देने के लिए फंड जाना जाता है। एक लंबे समय के लिए 5 साल के लिए भी ये फंड का हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो उसके कैटेगरी एवरेज को पीछे छोड़ता हुआ हमें नजर आता है। अभी ये फंड के बाद जो तीसरा फंड हम डिस्कस करेंगे वो है एडरवाइज मिड कैप फंड। ये फंड का ईयूएम आप देखोगे तो मॉडरेट लेवल पे हमें 12,000 करोड़ का दिखाई देता है। इसने भी 18 साल का परफॉर्मेंस मार्केट में दिखाया हुआ है, जिसकी अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट देखोगे तो वो 3,000 की थोड़ी हायर साइड में नजर आती है। और बेंचमार्क तो जैसे बाकी फंड का अभी हमने डिस्कस किया वैसे निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई ही नजर आता है। फंड का ऐसे ही अगर हम 5 साल के लिए भी परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो सिग्निफिकेंटली उसके कैटेगरी एवरेज से ऊपर ही नजर आता है।
एडलवाइस के बाद हम देखते हैं हमारे लिए जो फंड है वो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है। इसका एयूएम साइज भी मॉडरेट लेवल पे हमें 9000 करोड़ तक का दिखाई देता है। देखो एयूएम हमें वो फंड पे कितने इन्वेस्टर ट्रस्ट करते हैं उसका एक इंडिकेशन देता है। अभी ये फंड का एज भी आप देखोगे तो तकरीबन 18 साल का एज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो 2007 में लॉन्च किया गया था। इसका बेंचमार्क BSE 150 मिड कैप टीआरआई है। अगर इसका भी आप इन्वेस्टमेंट देखोगे तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट थोड़ी हायर साइड में नजर आती है। ये फंड की अगर आप खासियत बोलोगे तो ये फंड हमें बाकी फंड से कंपेयर करते हुए वोलाटाइल थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है, और इसका एनालिसिस करें तो हमें ये भी नजर आता है कि फंड में जो ट्रांजैक्शन होते हैं यानी स्टॉक्स की खरीदी बिक्री जो होती है वो बहुत ज्यादा दिखाई देती है। और यही रीजन है कि ये फंड के पोर्टफोलियो में भी बहुत बार हमें ज्यादा ट्रांजैक्शन और बहुत ज्यादा चेंजेस दिखाई देते हैं। एक लंबे समय के लिए 5 साल के लिए भी ये फंड का हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो उसके कैटेगरी एवरेज को पीछे छोड़ता हुआ हमें नजर आता है। इन्वेस्को के बाद जो फंड हम डिस्कस करेंगे वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये फंड का अगर एयूएम देखेंगे तो वो 37,000 करोड़ से भी ज्यादा का नजर आता है, जहां पे यहाँ पे लोगों ने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रस्ट किया हुआ तो हमें दिखाई देता ही है, जो हमें अभी तक के देखे हुए फंड से सेकंड रैंक पे भी हमें दिखाई देता है। अगर देखा जाए तो इसने मार्केट में अभी 11 साल तक का परफॉर्मेंस दिया हुआ है, जो 2014 में ये फंड लॉन्च किया गया था। इसका बेंचमार्क भी देखोगे तो वो निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है। ये फंड की अगर खास बात आप बोलोगे तो इसकी स्ट्रेटेजी ग्रोथ कंपनीज में बिलीव करके वहां पे इन्वेस्टमेंट करने की है, और यही जो ये फंड की ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग जो है वो इसको बाकी फंड से थोड़ा अलग भी करती है। फंड का ऐसे ही अगर हम 5 साल के लिए भी परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो सिग्निफिकेंटली उसके कैटेगरी एवरेज से ऊपर ही नजर आता है। अभी ये पांचों फंड के लिए हम इससे रिलेटेड जो पैरामीटर्स है उनको आपस में कंपेयर करते हैं। अभी पहला पैरामीटर हम एयूएम का देखते हैं। ये जो भी फंड हमने डिस्कस किए उनके एयूएम तो हमने देखे थे। अगर एयूएम को इनके नाम के अगेंस्ट हम मैप करते हैं तो हमें नजर आएगा कि एचडीएफसी का जो एयूएम है वो हमें सबसे ज्यादा नजर आता है। वैसे ही इन्वेस्को इंडिया का आप एयूएम देखोगे तो वो हमें सबसे कम नजर आ रहा है। ये एयूएम के अनुसार हम इसे स्टार रेटिंग देते हैं, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से मैप कर सकते हैं कि एचडीएफसी को जिसका सबसे ज्यादा एयूएम है उसे 5 स्टार देते हैं, तो फिर अगर इन्वेस्ट को जिसका एयूएम सबसे कम है उसको 1 स्टार देते हैं। और इस तरह से हर पैरामीटर के अगेंस्ट जो भी स्टार्स है उनका क्यूमुलेटिव एडिशन देख के हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फंड हमारे लिए बेहतर हो सकता है। जिस तरीके से अभी हमने एयूएम कंसीडर किया वैसे ही अभी ये फंड्स का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो चेक करते हैं। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो सभी फंड्स के स्टैंडर्ड डिविएशन हमने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। देखो स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम हो उतना हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि वो फंड की वोलेटिलिटी क्या है वो बताता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं एचडीएफसी मिड कैप की वोलेटिलिटी काफी कम है। मोतीलाल ओसवाल की आप वोलेटिलिटी देखोगे तो वो हमें यहाँ पे ज्यादा नजर आती है। अगर इसके अनुसार हम स्टैंडर्ड डिविएशन पैरामीटर को ध्यान देते हुए इनकी रैंकिंग करें तो एचडीएफसी को ज्यादा से ज्यादा स्टार्स मिलेंगे। इस अकॉर्डिंगली हम स्टार की मैपिंग करके देखे तो एचडीएफसी को 5 स्टार मिल रहे हैं, तो मोतीलाल ओसवाल को यहाँ पे 1 स्टार मिल रहा है। अभी फंड्स का जो नेक्स्ट पैरामीटर हम देख रहे हैं वो अल्फा पैरामीटर है। अल्फा पैरामीटर हमें ये बताता है कि फंड उसके कैटेगरी में जो भी एवरेज रिटर्न है उससे कितना ज्यादा रिटर्न बना के देता है। यानी हम समझ सकते हैं जिसका भी अल्फा सबसे ज्यादा है उसको मैक्सिमम स्टार रेटिंग देनी चाहिए। उस अकॉर्डिंगली अगर हम स्टार रेटिंग की मैपिंग करते हैं तो फिर हम देख सकते हैं एचडीएफसी को सबसे ज्यादा स्टार मिल रहे हैं, जबकि एडलवाइस को जिसका अल्फा सबसे कम है वहां उसको हम 1 स्टार दे रहे हैं। अभी फंड्स के शार्प रेशो की तरफ बढ़ते हैं। शार्प रेशो हमें ये बताता है कि फंड हमारे लिए रिस्क लेके कितना ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, और इसी वजह से शार्प रेशो जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है। ये एक थंब रूल लेके हम चल सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम स्टार रेटिंग की मैपिंग करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एचडीएफसी को ज्यादा से ज्यादा स्टार मिल रहे हैं, जबकि मोतीलाल को यहाँ पे कम स्टार मिल रहे हैं। फंड का जो एक ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने के लिए रिटर्न का परफॉर्मेंस हम तो जरूर देखते हैं।
हम लोगों ने वैसे तो अभी एक ओवरऑल व्यू देते टाइम फंड का परफॉर्मेंस देखा ही है, लेकिन इन्हीं 5 फंड को अगर आपस में कंपेयर करना है तो फिर उनके रिटर्न्स को हम एक बार लिस्ट आउट करते हैं और उनको स्टार रेटिंग देते हैं। देखो, हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो 5 साल के लिए तो कम से कम इन्वेस्टमेंट करनी ही है। तो 5 साल के इनके रिटर्न्स हम कंपेयर करते हैं। अगर 5 साल के रिटर्न हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग इनको स्टार रेटिंग दे, तो हम देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल को सबसे ज़्यादा स्टार रेटिंग हमें देनी होगी, जहाँ पे इन्वेस्टर को कम रेटिंग देनी होगी। अभी हम नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट रेशो पे चलते हैं, जो है एक्सपेंस रेशो। फंड के एक्सपेंस रेशो काफ़ी क्रिटिकल रोल अदा करते हैं। हमें तो ये तो पता है कि हमें डायरेक्ट फंड में ही इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे जो भी हम ये एक्सपेंस रेशो कंसीडर कर रहे हैं वो सभी डायरेक्ट कैटेगरी के एक्सपेंस रेशोज है। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे इनकी रैंकिंग देखें तो किसको ज़्यादा रेटिंग मिल रही है वो यहाँ पे आप समझ पाओगे। और वो हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टार यहाँ पे एडलवाइज मिड कैप को दे रहे हैं और निप्पॉन इंडिया को यहाँ पे सबसे कम स्टार्स मिल रहे हैं। अभी ये मल्टीपल इंपॉर्टेंट पैरामीटर के साथ हमने इनको एक रैंकिंग या स्टार रेटिंग तो दे दी। अभी जब ये सभी स्टार रेटिंग को हर फंड के अगेंस्ट हम ऐड करते हैं तो देखते हैं कौन यहाँ पे टॉपर होके आता है। तो फंड के जो भी पैरामीटर्स यानी एयूएम हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा, शार्प रेशो, रिटर्न्स या फिर एक्सपेंस रेशो, इन सभी को जो भी स्टार रेटिंग हमने दी थी उन सभी को हम ऐड करके देखते हैं कि इसके लिए क्या एडिशन निकल के आती है। और अगर ये एडिशन देखें तो हम समझ सकते हैं HDFC मिड कैप फंड है वो यहाँ पे टॉपर निकल के आता है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इनको रैंकिंग दे तो हम इनको HDFC को फर्स्ट रैंक दे सकते हैं, जबकि एडलवाइज को फोर्थ रैंक पे रख सकते हैं। यहाँ पे अभी हम एक एनालिसिस ये कर सकते हैं कि HDFC मिड कैप फंड है उसके रिटर्न देखेंगे तो वो टॉप में नहीं है, लेकिन फंड के बाकी जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है वो हमेशा टॉप रैंक के साथ नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगर आप इसका एक्सपेंस रेशो देखोगे तो वो भी टॉप स्टार्स रेटिंग नहीं पा रहा है, लेकिन भले हमें इसके लिए एक्सपेंस रेशो ज़्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपैरेटिवली ये स्टेबिलिटी के साथ सेकंड टॉप स्थान पे अगर रिटर्न जनरेट करके दे रहा है तो फिर वो हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए एक सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, आज ये जो भी फंड हमने अभी डिस्कस किए हैं ये वो कम्प्लीटली एजुकेशन पर्पज से है। ये टेबल आपको पोर्टफोलियो डिजाइनिंग के लिए ज़रूर मदद करेगा, लेकिन ये कोई भी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस नहीं है। आप आपके एडवाइजर की राय ज़रूर लें और खुद का एनालिसिस भी करें। तो उम्मीद है ये फंड्स अभी जो डिस्कस किए वो आपके पोर्टफोलियो को डिजाइनिंग या रीडिजाइनिंग करने में जरूर मदद करेंगे। देखो, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो या फिर फाइनेंस अपडेट हो, न्यूज़ हो, उनको लेके इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो आपको नॉलेज में ग्रोथ देने के लिए जरूर हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।